स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओम नारायण, रोल नंबर 51, कौन है जी? जानते हो? अच्छा, और आदित्य शर्मा, रोल नंबर 142। यस सर, ये भी है। पूरा का है सर। ठीक, ठीक है। कोई बच्चा अगर ग्रुप में आएगा, ठीक है, तो बताना तुम लोग, क्योंकि अब हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, पिछले क्लास में हम लोग ये स्प्रिंग मास सिस्टम का क्वेश्चन किए थे, है ना? है? अब इस स्प्रिंग मास सिस्टम में हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एडवांटेज ये होता है कि हम लोग स्प्रिंग का डिफरेंट, जैसे कि मीन पोजीशन पे ये जब ये तुम्हारा है, तो इसका वेलोसिटी कितना है इस टाइम में? 20 मीटर पर सेकंड है। किधर साइड? राइट साइड है ना? बोलो, है? हेलो, यस सर। आवाज जा रहा है ना जी सबको? यस सृजन सर। सुदर्शन 52 और दीपक सिंह राजपूत 26, जानते हो दोनों को? सर दीपक सिंह राजपूत को जानते हैं। अच्छा, इसको जानते हो? सृजन सुंदरम सिंह? यस सर, वो भी सर जानते हैं। ठीक, पूरा का सर। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका 20 मीटर पर सेकंड राइट साइड है, इसका 10 मीटर पर सेकंड लेफ्ट साइड है। जब ये मीन पोजीशन पे है उस टाइम पे, तो उसी समय अगर बोले कि बताओ ग्राउंड फ्रेम में इस ब्लॉक का वेलोसिटी मेरा कितना होगा, तो वो देखो तो ऑब्जर्वर जब ये ग्राउंड फ्रेम से उतर, जब ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से उतर के ग्राउंड फ्रेम पे आएगा, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी उसे कितना दिखने लगेगा? 10 मीटर पर सेकंड, है ना? तो दोनों में, इसमें भी 10 ऐड कर देंगे, इसमें भी 10 ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 20 + 10 30, और इसका कितना हो जाएगा? 20 10 प्लस, ये इधर साइड है, लेफ्ट साइड है -10 है, एक राइट साइड है 10, तो ये 0 हो जाएगा ना टोटल? बोलो। तो ये तो शुरू वाला कंडीशन दिखा दिया आपको। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, तो उस समय इसका 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, इसका 0 मीटर पर सेकंड था शुरू में? बोलो। यस सर। क्वेश्चन में यही ना दिया था कि देखो इस ब्लॉक को कितना 30 मीटर पर सेकंड से इधर राइटवर्ड इसके तरफ थ्रो किया गया, ये रेस्ट में था, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड था, यही था। अब इसमें क्या बोलेगा, सेंटर ऑफ मास वाला आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा कि ये राइट साइड जाएगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 रेस्ट में दिखाई पड़ेगा, तो ये भी उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में लेफ्ट साइड पहुंच जाएगा। ये अगर 2a जाएगा तो ये कितना a जाएगा, है ना? उसका आधा, क्योंकि इसका मास m है, तो इसका मास कितना है? 2m है, तो उसका हाफ जाएगा, है ना? इस वजह से ये यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0, उसी मोमेंट पे इसका भी 0 होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास का टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0। उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? 0। तो देखो इस मोमेंट पे क्या वेलोसिटी दिख रहा है, जब ये ग्राउंड पे आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास का 10 दिखाई पड़ रहा है, तो इसको भी 10 देगा और इसको भी 10 देगा, दोनों तो रेस्ट में था, तो नेट वेलोसिटी कितना हो गया? ग्राउंड फ्रेम में 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ब्लॉक का, और इसका भी 10 मीटर पर सेकंड होगा, जब ब्लॉक क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन में। अब देखो मैक्सिमम कंप्रेशन में जाने के बाद जब ये लौटेगा तो फिर से मीन पोजीशन पे ही आएगा, और ये भी इधर मैक्सिमम कंप्रेशन में जाने के बाद लौटेगा तो फिर से ये भी मीन पोजीशन में आ जाएगा उसी टाइम पे। तो स्प्रिंग फिर से नेचुरल लेंथ में है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये इलोंगेशन होगा ना, ये फर्दर और आगे जाएगा, और ये भी फर्दर और आगे जाएगा, होगा ना ऐसा? यानी कि नेचुरल लेंथ में आने के बाद अब ये इलोंगेशन में जाने वाला है, तो इसका वेलोसिटी जब इधर कितना हो जाएगा? जितना 20 उधर था, मीन पोजीशन पे हमेशा स्पीड बराबर हो जाता है, हर पोजीशन पे स्पीड से होता है, आने जाने समय केवल उल्टा होता है, इधर 20 मीटर पर सेकंड, तो ये 20 मीटर पर सेकंड इस साइड हो जाएगा, इसका 10 मीटर पर सेकंड उल्टा हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड,
और ये कहां से दिखाई पड़ेगा बेटा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, इसको दिखेगा ऐसा। तो ग्राउंड पे जो लड़का खड़ा है उसे क्या दिखाएगा उस मोमेंट पे, तो देखो अब जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको तो दिख रहा है कि सेंटर ऑफ मास आगे कितना से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, बोलो। Yes, sir. तो इसको भी 10 इधर देंगे मीटर पर सेकंड, और इसको भी 10 देंगे, यानी कि इस समय नेचुरल लेंथ में जब इस तुम्हारा स्प्रिंग फिर से आ गया, तो देखो 10, ये 20 लेफ्ट साइड है तो -20 और +10, टोटल कितना हो जाएगा -10। तो नेचुरल लेंथ में इसका वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड है, और इसका नेचुरल लेंथ में कितना, 10 + 10 दोनों ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो 20 मीटर पर सेकंड है। यानी कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन में जाके फिर से जब वापस लौटेगा नेचुरल लेंथ में, तो इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा बदल जाएगा। ये 30 था ना शुरू में, 30 के बदला -10 मीटर पर सेकंड हो गया, 30 मीटर पर सेकंड जहाँ पे -10 मीटर पर सेकंड, और इसका 0 था शुरू में, 0 के बदला इसका कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब फिर यहां से फर्दर एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ये पहुंचेगा तो इसका भी 0, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसका भी 0, है ना। और दोनों क्या हो गया, मैक्सिमम इलोंगेशन, ये क्या हो गया, मैक्सिमम तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन पे भी, तो स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेशन में आ गया। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के समय फिर से इसको ग्राउंड पे लाए तो इसका 10 मीटर पर सेकंड आ गया, तो दोनों को 10 मीटर पर सेकंड आगे देंगे, इसको भी 10 मीटर पर सेकंड आगे, और इसको भी हम कितना देंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड आगे, तो दोनों दिखाई पड़ेगा ग्राउंड फ्रेम से कॉमन वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन के समय दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, और उस समय 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन मीन पोजीशन पे होगा, तो मीन पोजीशन से अगर कंप्रेशन की तरफ जा रहा है शुरू में, तो 30 मीटर पर सेकंड एक का 0 मीटर पर सेकंड, Sir, waiting rest. लेकिन जब फिर से मीन पोजीशन में आ गया, यानी फिर से स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया, और लेकिन ये इलोंगेशन की तरफ जाने वाला है, तो वेलोसिटी बदल जाएगा। वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, इसका -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और इसका 20 मीटर पर सेकंड। -10 मतलब ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। Sir, कोई waiting room है sir? हाँ बेटा, तो इस तरह से क्या होगा कि वो तो ऑसिलेशन कर रहा है दोनों मास, दोनों को जान रहे, प्रियांशु कुमार और आयुष कुमार को, प्रियांशु 86, आयुष आनंद 10, 8-10 लिखा है, Yes, sir. Yes, दोनों है sir. प्रियांशु को जान रहे और आयुष आनंद दोनों. को, हाँ वो भी है Yes, सर। sir. ठीक है चलो और यहाँ पे, तो बेटा इस तरह से हम लोग क्या सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बड़ा आसानी से स्पीड भी या वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आ गया तो उसी ऑब्जर्वर को उतार के ग्राउंड पे लिया, तो सेंटर ऑफ मास का जितना वेलोसिटी है उतना वेलोसिटी फिर क्या कर दो, ऐड कर दो उस पार्टिकल को, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ग्राउंड फ्रेम में इसका वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, हाँ अल्टरनेटिव जी। मेथड सर एक बार लिखेंगे। एक बार लिखोगे या कल तो रिकॉर्डिंग दिया था जी, तो रिकॉर्डिंग से क्यों नहीं लिखा? हाँ लिख लिए हैं सर, लिख लिए हैं। तब रिकॉर्डिंग दिया है ना, वीडियो को डाउनलोड कर लो बेटा, और उसके बाद वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद आराम से लिख लोगे। अब कल का तुम आज लिखेगा, बताओ? वीडियो गया था, वीडियो नहीं चेक किया है? रिकॉर्डेड वीडियो गया है? हो गया निकिता राज 253, ये कौन है बेटा? सर है। गर्ल्स है, ठीक है। कुणाल सिंह 113, है सर। है सर, है सर। है एक प्रियांशु कुमार 86 है सर। Yes, है sir. सर। है ये दो आईडी से लॉगिन क्यों कर रहा है प्रियांशु? प्रियांशु का एक ही आईडी होगा सर। दूधू नहीं, प्रियांशु है दो सर। अभी दिखा रहा है। प्रियांशु हमें- 2 लड़का है। प्रियांशु 2 है अच्छा सर। दोनों, अरे 2 लड़का है तो दोनों का रोल नंबर 86 नहीं ना होगा? यस सर, मैं दूसरा सर। ठीक है, पकड़ लिए 86। चलो देखो यहाँ पे, हो गया सर। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन नोट किया है? नहीं किया होगा, नोट करो, है ना? Sir, प्रियांशु नहीं है sir. प्रियांशु अभी तक नहीं आया नहीं sir. बेटा, ये को तो दिखा रहा था कि ज्वाइनिंग लेने वाला है, नहीं क्या था? नहीं हट गया है। अच्छा, ये को प्रियांशु एडमिट कर देते हैं, ठीक है? Yes sir.
कोई भी ग्रुप में कुछ बदमाशी करे तुरंत बताना, उसको रिमूव कर देंगे। एक बार रिमूव हो जाएगा तो फिर ऐड होगा नहीं। ठीक है सर। उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बेटा, उसको तो ऐड तो किए हैं, आ नहीं रहा अभी तक। देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक बेज है, ठीक है ना। इस बेज के अंदर क्या है, ये सिलिंड्रिकल ग्रुप बना हुआ है। देखो ये सिलिंड्रिकल ग्रुप बना हुआ है, ये वाला, है ना। और इसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर जिसका कि मास स्मॉल m है और रेडियस स्मॉल r है। इसका जो सेंटर है, ये जो बेज है, बेज के लेवल से, ठीक है, वहां से इसको रेस्ट से रिलीज करते हैं, तो ये नीचे फॉल करना स्टार्ट करेगा। यस सर। बेज का मास कैपिटल m है, बेज भी फिक्स नहीं है, बेज भी ग्राउंड पे लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है। हाँ, ग्राउंड और बेज के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम में फ्रिक्शन कहीं पे है ही नहीं, और ना ही सिलेंडर और बेज के बीच में फ्रिक्शन। देखो, इनफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस r and mass m is released from the rest from the top point A. The cylinder slip on the circular frictionless track. अंदर भी जो ट्रैक है ये भी फ्रिक्शनलेस है, यानी कि यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, 0 है। उल्टा फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक। जब ये सिलेंडर यहाँ बॉटम पे पहुंच जाएगा तो इसका स्पीड बताना है कि क्या हो। ठीक है, नोट किया क्वेश्चन? 1 मिनट सर। नो सर। बेटा ये चारवी भरद्वाज 48 सर है, ठीक बेटा। और आयुष्मान E36 यस सर है। है। क्वेश्चन नोट हो गया? यस यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। दो सही। क्या जी नोट नहीं किया जो बोलो, नोट कर लिया ना? सर फिगर ड्रॉ नहीं किया। सर अच्छा फिगर ड्रॉ करो जल्दी। हो गया सर। हो गया, चलो देखो रुकिएगा सर। रुकिए सर। जल्दी कर बेटा। हो गया? यस सर। सर। चलो, यस देखो सर। देखो बेटा, तो सोल्यूशन इसका हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर नीचे मान लेते हैं कि जा रहा है। यस सर रिकॉर्ड हो गया, लिख लिए सर कुछ। ठीक बेटा, देखो तो मान लेते हैं सिलेंडर कुछ ऐसे मूव कर रहा है। सिलेंडर यहाँ कहीं पे पहुंचा हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए। तो देखो तो क्या क्या फोर्स होगा। एक तो इसका अपना वेट होगा mg नीचे डाउनवर्ड, ठीक ना, mg नीचे डाउनवर्ड। दूसरा दोनों के बीच में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा, है ना।
ये किधर होगा, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो ये इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, तो ये इस पे नॉर्मल किधर लगा रहा होगा, नीचे की तरफ लगा रहा होगा। ठीक है, और इसका अपना वेट होगा कैपिटल एम जी नीचे की तरफ, और ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड के वजह से एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल बाय द ग्राउंड। तो बताओ इसमें से एक्सटर्नल, अगर दोनों को सिलेंडर और बेस को अगर हम सिस्टम माने, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन है और इंटरनल फोर्सेस कौन कौन है? बस एमजी सर, बड़ा वाला एमजी और एनजी। सर एमजी और एनजी देखो ये बड़ा वाला एमजी और बड़ा और ये स्मॉल एमजी और साथ में नॉर्मल बाय द ग्राउंड। ग्राउंड तो सिस्टम में नहीं है, केवल दोनों। हाँ, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, देखो ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, ये आपस में जो एक दूसरे पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है, ये है इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स वो डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है ना, अलग अलग पोजीशन पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। अभी यहाँ पे जिसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था, तो डायरेक्शन फोर्स का ऐसे होगा, इधर नॉर्मल ये लगा रहा होगा, ये इस पे नॉर्मल इधर लगा रहा होगा। यहाँ पे तो इस लाइन के लॉन्ग लगा रहा है, जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो फिर इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा और इस पे नॉर्मल नीचे। तो इंटरनल फोर्स डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग जानते हैं कि इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करता, केवल कौन करता है, एक्सटर्नल करता है। एक्सटर्नल फोर्स। तो तीनों एक्सटर्नल फोर्स, स्मॉल एमजी, कैपिटल एमजी और नॉर्मल बाय द ग्राउंड, ये सब वर्टिकल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो एक और हम लोग इसी का फिगर हम लोग बना देते हैं कि देखो सर एक बार फिगर फिर से समझा दीजिएगा सर। समझा रहे बेटा, तो अब ये कहाँ पे पहुंच गया है, अब ये आ गया है बॉटम पे आ गया है, यहाँ पहुंच चुका है। है ना। देखो क्या बोले थे अभी कि ये दोनों के बीच का जो नॉर्मल है वो इंटरनल फोर्स है, बाकी सब ये चूंकि वेट एमजी ग्रेविटी लगा रहा है, अर्थ, ये भी अर्थ लगा रहा है, कैपिटल एमजी और स्मॉल एमजी, और नॉर्मल बाय ग्राउंड ये भी ग्राउंड लगा रहा है, जो कि सिस्टम माने हैं इस सिलेंडर और वेज को। तो ये तीनों फोर्स मेरा एक्सटर्नल हो गया, है ना। जबकि तुम्हारा क्या हो गया, ये आपस का दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स मोशन को अफेक्ट नहीं करता सेंटर ऑफ मास के, इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन को अफेक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास के मोशन को नहीं अफेक्ट करता है। इसलिए कोई ये तीनों का तीनों एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल, ये किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। लेकिन अब देखो तुम जरा सा, अगर किसी एक पे हम लोग फोर्स का एनालिसिस करें, है ना, केवल अगर बेज का फोर्स अगर देखें, इस बेज का, ठीक है ना, तो इस बेज पे देख सकते हो कि उसका कैपिटल एमजी और स्मॉल एमजी ये दोनों तो वर्टिकल डायरेक्शन में। अब बेज जब भी मूव करेगा ग्राउंड के पैरेलल मूव करेगा, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो वर्टिकली तो मूव करेगा नहीं। हाँ, ये वाला जो ये वो नॉर्मल आ गया, ये इस साइड एक्ट कर रहा है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकली नीचे होगा और एक हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड होगा इस नॉर्मल का। तो बताओ इस बेस को किधर जाना चाहिए, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आएगा ये बेज लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते जब बॉल नीचे पहुंच चुका है यहाँ पे, तो इस पोजीशन पे सिलेंडर का वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं राइट साइड है, इधर साइड, क्योंकि ये क्या है, दोनों का कॉमन टेंजेंट लाइन कौन हो गया, ये हो गया कॉमन टेंजेंट ना हो गया, है ना।
और हमेशा तुम्हारा क्या होगा, बॉडी जब भी मूव करेगा तो जो कॉमन टेंजेंट है इसी के पैरेलल उसका वेलोसिटी हर जगह होगा। यहाँ पे वेलोसिटी कॉमन टेंजेंट इधर साइड लाइन है तो इसके पैरेलल इधर साइड वेलोसिटी होगा इसका, क्योंकि ये तो हमेशा सिलेंडर के अंदर उसके टेंजेंट के, सिलेंडर के रिस्पेक्ट में ऑलवेज सिलेंडर के टेंजेंट के लॉन्ग मूव करेगा। तब इसके पास मान लेते हैं कि वेलोसिटी मेरा कितना है, इसको हम लोग बोले v2 सिलेंडर के वेलोसिटी को, और वेज का वेलोसिटी तब तक कितना हो चुका है, वेज का वेलोसिटी हो चुका है v1। तो वेज का वेलोसिटी किधर साइड है, लेफ्ट साइड है, और सिलेंडर का वेलोसिटी किधर साइड है, राइट साइड, है ना। तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ये मैग्नीट्यूड v1 मैग्नीट्यूड है, तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रहा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करें। ठीक है, कौन दो लोग है जी, सृजन सुंदरम जान रहे हो ना, यस सर। और गौरव Yes, sir. कुमार 103 इसको भी जान रहे हो। यस सर, Yes, जानते sir. हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किधर, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, किसके लिए, तो फॉर बेज एंड सिलेंडर सिस्टम, है ना। तो बताओ शुरू में दोनों तो रेस्ट में है, देखो तो जब इसको रिलीज किए थे तो ये बेज रुका हुआ था, इसका भी वेलोसिटी 0 था, यहाँ रेस्ट से इसको छोड़े थे, दोनों को वेलोसिटी 0 है, इसलिए मोमेंटम क्या है, शुरू में सिस्टम का टोटल मोमेंटम 0 है। जब टोटल मोमेंटम 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 0 हो जाएगा। अब फाइनली क्या है, तो फाइनली सिलेंडर जो है वो राइट साइड मूव कर रहा है, इधर साइड मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव, और ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम नेगेटिव। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे m v2 माइनस ऑफ, सॉरी सिलेंडर का मास तो स्मॉल m है ना, तो स्मॉल m v2 माइनस कैपिटल M इंटू v1। तो यहां से मेरा एक पहला रिलेशन आया, क्या आया, m v2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू v1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अननोन कितना है बेटा, दो अननोन है, कौन कौन, v1 और v2। एक इक्वेशन और चाहिए, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम एनर्जी। पे क्या क्या फोर्स है, एक तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल लग रहा है बेस पे, अब बेस पे लेफ्ट साइड हमेशा भाग रहा है तो बर्डन बाई ग्राउंड नॉर्मली 0, है ना। दूसरा कौन है, कैपिटल mg है ना, कैपिटल mg भी हमेशा बेस पे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, बेस लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसका भी वर्क 0। तो ये दोनों तो वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, स्मॉल mg वर्क कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि स्मॉल mg वर्टिकली नीचे लग रहा है, सिलेंडर भी नीचे की तरफ गिरता है तो इसका वर्क हो रहा है। तो ये तो नेचर में कंजर्वेटिव है ना। दूसरा ये दोनों नॉर्मल, तो ये दोनों नॉर्मल के बारे में क्या, तो हम क्या बोले थे, एक्शन रिएक्शन फोर्स का वर्क होता है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। ग्राउंड फ्रेम से दोनों ही वर्क कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से देखो नॉर्मल इधर साइड लग रहा है और बेज इधर डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे अगर थीटा है तो दोनों के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और नॉर्मल के बीच में एंगल एक्यूट है, तो इस पे नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव है बेज पे। वही देख सकते हो कि बेज के पास क्या है, दो दो डिस्प्लेसमेंट है, एक तो इधर साइड जा रहा है टेंजेंट के अलोंग भी जा रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, आर वेक्टर, इसे r1 वेक्टर बोले, एक डिस्प्लेसमेंट इधर साइड है सिलेंडर का, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू बेज,
अब बेस से उतर के जब ये ग्राउंड पे आएगा तो एक डिस्प्लेसमेंट इधर भी है, ठीक है, जो कि आर वेक्टर लिखे थे बेस का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसका डिस्प्लेसमेंट इधर कहीं पे है, सिलेंडर ऐसे आते हुए नजर आएगा। तब ये नॉर्मल इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसके बीच में एंगल ऑब्ट्यूस है। तो इस पे क्या हो रहा है, एक्शन जहां बेस पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है ये वाला नॉर्मल, वही रिएक्शन फोर्स ऊपर वाला जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो नेटवर्क इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस ग्राउंड फ्रेम से थोड़ा बताना मुश्किल है। उससे ज्यादा आसान क्या है, अगर कोई बेज पे बैठा हुआ है, बेज के लिए देखो बात करें तो जो आदमी बेज पे बैठा हुआ है उसके लिए बेज रेस्ट में है। तो बताओ इस पे नॉर्मल लग भी रहा है और बेज इसके लिए चूंकि रेस्ट में है इस ऑब्जर्वर के लिए, तो बेज मूव ही नहीं कर रहा है। तो बर्डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स ऑन द बेज क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा? जीरो सर। जीरो होगा। जब किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, तो बर्डन बाय दैट फोर्स इज जीरो। तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए इस नॉर्मल का वर्क जीरो है। क्यों? हम बोले थे वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग होगा, ठीक है। अब इस वाले नॉर्मल का वर्क देखें तो ई तो इसका टेंजेंट के अलोंग जा रहा है। देखो सिलेंडर किधर जा रहा है, इसके टेंजेंट के अलोंग जा रहा है ना, इधर साइड है डिस्प्लेसमेंट r1 वेक्टर, और नॉर्मल किधर लग रहा है, नॉर्मल रेडियल लाइन पे लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, है ना। तो इस वाले लड़के को क्या दिख रहा है, बेस तो रुका हुआ है, तो इसके सर्कुलर पाथ टेंजेंट पे जा रहा है, यानी कि टेंजेंट इधर है और रेडियस इधर है। तो सर्कल में ये तुम्हारा क्या होगा, टेंजेंट और रेडियल लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जब कोई फोर्स किसी वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर, तो बर्डन बाय दैट फोर्स इज जीरो। क्या होता है, जीरो। इसका मतलब रिएक्शन का भी वर्क जीरो है सिलेंडर। तो जब एक्शन रिएक्शन दोनों का वर्क जीरो है तो टोटल सम ऑफ वर्क कितना हो जाएगा बेटा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स का जीरो हो जाएगा। जीरो सर। ऋषभ U30 कौन है जी, है ना? यस सर। ठीक है, ऋषभ U30। तो दोनों का वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और तुम लोग को क्लास में एक स्टेटमेंट लिखाए थे, एक्शन रिएक्शन फोर्स का वर्क जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर बेज के फ्रेम में इन दोनों फोर्स का वर्क का समेशन अगर जीरो है, तो ग्राउंड से भी अगर वर्क निकाला जाएगा तो इन दोनों नॉर्मल का वर्क का समेशन ग्राउंड में भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पे जितना पॉजिटिव वर्क हो रहा है दूसरा पे उतना ही नेगेटिव वर्क होगा, इसलिए, ठीक ना। तो देखो इसलिए, तो यानी कि ये इंटरनल फोर्स का टोटल वर्क हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, कितना है, जीरो। एक्शन रिएक्शन जो आपस में एक दूसरे पे लगा रहा है इसका टोटल सम ऑफ वर्क क्या है, जीरो, है ना। बोलता नहीं है कोई। यस सर। यस सर। अभी ना इसके फ्रेम से दिखाई जीरो है, ठीक ना। तो ये दोनों नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है, ये ग्राउंड का नॉर्मल कैपिटल एमजी भी वर्क नहीं कर रहा था, केवल वर्क कौन कर रहा है, स्मॉल एमजी। और ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। हाँ, तो एनर्जी को हम लोग कंजर्व करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही ना। अब बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। इसका स्मॉल m का हो गया सिलेंडर का हाफ, स्मॉल m उसका स्पीड v2 है ना v2 का स्क्वायर। बेस का कितना हो गया, तो हाफ कैपिटल M उसका स्पीड v1 है, v1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल तो दोनों रेस्ट में है, बेज भी है सिलेंडर भी, जीरो। दिस इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ केवल ग्रेविटी ही ना वर्क कर रहा है, स्मॉल एम जी, केवल यही ना स्मॉल एम जी वर्क कर रहा है, तो केवल इसी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो बताओ सिलेंडर का सेंटर इस लेवल पे था, शुरू में यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। कहने मतलब सिलेंडर का जो सेंटर था वो ये इस लेवल में था ना जी, है, यहाँ पे था सेंटर शुरू में, क्योंकि शुरू में ये यहाँ पे था, यहाँ पे था,
अब सेंटर सिलेंडर का यहाँ पे तो बताओ, सिलेंडर का सेंटर कितना हाइट से नीचे गिर गया है? ये हाइट कितना है? R minus R. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इतना है ना? क्योंकि Yes, sir. छोटा वाला सिलेंडर का भी तो रेडियस स्मॉल आर है। यस सर। तो छोटा वाला सिलेंडर नीचे गिरा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटा कि बढ़ा? घाटा घटा सर घटा। घाटा सर। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा चेंज आ गया माइनस स्मॉल एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक ना? बेस का पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला एमजी तो वर्क ही नहीं कर रहा। आज ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि ये तो हमेशा ग्राउंड के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो इसका सेंटर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसलिए इस पे ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो मैंने चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। अब मेरे पास दो इक्वेशन आएंगे, तो पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है? V1 निकालना है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का सॉल्व कर दे तो V1 मिल जाएगा। V1 कितना आएगा सॉल्व करने पे इसका वैल्यू? तो रूट अंडर 2 m स्क्वायर जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ इनटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, रूट अंडर पूरा टर्म रूट के अंदर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। नो सर। नो सर। तो इसको नोट करो। यस सर। बेटा नोट करो, नोट। सर नीचे कीजिए न। वो नीचे नीचे वाला सर आओ दिखाइए। करे। सर नीचे वाला लो। दिखाइए ना, ऊपर लिख लिए। लो अब दिख रहा है ना पूरा? यस सर। आर्यन कुमार कौन है जी? 68 है सर। है लड़का। है। चलो सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर यानी सर, इस टाइप का क्वेश्चन में दो ही अप्रोच माइंड में रखेंगे ना सर, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरह का क्वेश्चन तुमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं। हाँ, जिस डायरेक्शन में सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जुड़े उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करे, है ना, एक चीज। दूसरा, अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है और फोर्सेज है लेकिन वो सब वर्क नहीं कर रहा, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज सब वर्क कर रहा है, तभी एनर्जी कंजर्व करेगा, है ना। यस सर। तो दोनों चेक करके देखना पड़ेगा बारी बारी से। तो मैंने Yes, चेक sir. किया था पहले। हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फिर दूसरी बार जाके चेक किया कि हाँ केवल एगो स्मॉल mg ही वर्क कर रहा है, बाकी का वर्क का समेशन क्या है? 0 है। तो इसलिए हम लोग एनर्जी को भी कंजर्व किया। आया समझ में? यस सर, समझ में आ गया। सर रिड्यूस मास के कंसेप्ट से भी बनेगा सर? रिड्यूस मास से बनाएगा। अच्छा, पहले नोट कर लो, बताते हैं। सर। हाँ बेटा। सर ये पता कैसे लगाया था सर कि वेज लेफ्ट साइड मूव करेगा? बेटा बेज पे क्या क्या फोर्स है देखो, एगो ग्राउंड वाला नॉर्मल जो वर्टिकल है उसका अपना वेट mg, ये भी वर्टिकल है। और एगो कौन सा जो सिलेंडर नॉर्मल लगाया है, ये वाला दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। तो ये इंक्लाइंड था, इसी को दो कंपोनेंट में तोड़े, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल यस डायरेक्शन सर। में। और तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नॉर्मल का बचा। कंपोनेंट लेफ्ट साइड आ गया, यस जिसकी सर। वजह से क्या बोले कि इस पे लेफ्ट जो जाएगा। ये मूव करेगा लेफ्ट साइड मूव करेगा, इसलिए। ठीक है,
समझ गया सर। सर सिलेंडर का वेलोसिटी हम्म, उसके रिस्पेक्ट में लेकर निकालना पड़ेगा। किस बेटा ये हम ग्राउंडर से मान लिया, हम लिखे कि किसका रेस्पेक्ट, ये लिखे कि विथ रेस्पेक्ट टू बेज लिखे हैं नहीं ना, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया। सर ठीक पहला ना? वाला फिगर में सिलेंडर का मोशन दिखा क्योंकि इसका पता था कि इसके रेस्पेक्ट में, बेज के रेस्पेक्ट में, देखो बेज के रेस्पेक्ट में सिलेंडर का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इधर होता VR होता ना है? यस सर। जो ऑब्जर्वर बेज पे बैठा हुआ तो बेज उसके लिए रेस्ट में है, सिलेंडर चूंकि बॉटम पे है तो बॉटम पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भागेगा, और ये जब वापस जब इसको ग्राउंड पे लाकर रखेंगे तो बेज इधर भाग रहा है V1 वेलोसिटी से, तो इसको भी तो एक पीछे की तरफ V1 देंगे, तो नेट वेलोसिटी इसका क्या हो गया VR माइनस V1, चूंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर सेम लाइन पे हो और सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो VR और V1 एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए कितना हो जाएगा सिलेंडर का वेलोसिटी VR माइनस V2 है ना, तो ये जो मेरा सॉरी VR माइनस V1, और यही VR माइनस V1 कितना बराबर होगा जो V2 हम यहाँ पे वेलोसिटी इसका लिए हैं, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टर ग्राउंड ही से लिख दिए, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर था कि सिलेंडर का भी डायरेक्शन ग्राउंड फ्रेम में हॉरिजॉन्टल है और बेस का भी डायरेक्शन ग्राउंड फ्रेम में किधर साइड है, हॉरिजॉन्टल है, तो जब डायरेक्शन मुझे क्लियर था तो सीधा मैग्नीट्यूड मानना था, एक का V1 मान लिया, एक का V2 मान लिया, ठीक है, इसलिए मुझे ग्राउंड फ्रेम से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हुआ। सनी उपाध्याय 73 कौन है जी? यस सर। है सर। यस सर। आयुष्मान फिर से आ गया। चलो नोट कर लिया? यस सर। देखो इसी को बेटा तुम मानना चाहते हो कि सर वो वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग बनाए, इसको रिड्यूस मास वाला के फॉर्म में जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, देखो ये वाला टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे थे, हाफ इंटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू VCM स्क्वायर प्लस हाफ इंटू न्यू रिलेटिव स्क्वायर, यही ना, तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका अल्टरनेटिव मेथड अल्टरनेटिव मेथड। देखो तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, है ना, अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि केवल स्मॉल mg वर्क कर रहा, कोई और वर्क नहीं कर रहा, तो देखो यहाँ पे, और एक हम लोग लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो देखो एनर्जी हम लोग कंजर्व करते हैं पहले बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिखोगे यहाँ पे, वही चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, अब बताओ शुरू में बेटा दोनों का वेलोसिटी क्या था, जीरो। भेजा सिलेंडर दोनों का वेलोसिटी 0 है ना, अरमान भारद्वाज रोल नंबर 8 है ना जी, क्या बोलता नहीं? यस सर। यस सर। निशांत कुमार 132 ये भी है, यस सर। हिमांशु गुप्ता रोल 27 ये भी है, यस सर। अभिषेक तिवारी 67 ये भी है, यस सर। चलो सबको एडमिट कर देते हैं। देखो तब यहाँ पे तो बेटा ये बताओ दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है,
अरे बेज और सिलेंडर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो जीरो तो जब दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो VCM भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब हर पार्टिकल का वेलोसिटी ही जीरो है तो VCM जीरो नहीं हो जाएगा? है होगा ना? तो सेंटर ऑफ मास का मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और दोनों ही समय इनिशियल और फाइनल मोमेंट के समय वेलोसिटी और जो है सेंटर ऑफ मास का वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, क्योंकि दोनों बॉल किधर मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, बॉल भी और बेज भी, इसलिए। लेकिन किसी और मोमेंट पे बीच में होते तो इसका वेलोसिटी इधर होता बॉल का, तो दो कंपोनेंट होता, एक हॉरिजॉन्टल वाला होता है, एक साथ में क्या होता? वर्टिकल वाला भी वेलोसिटी हो जाता है। तब यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आता है, तब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे लिखने की जरूरत पड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा क्या है? अरे जीरो है ना? हाँ जीरो है ना? इनिशियल भी और फाइनल भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल सेकंड ही वाला टर्म लिखना पड़ेगा, हाफ रिड्यूस मास इनटू रिलेटिव स्पीड का स्क्वायर है ना? एक रिस्पेक्ट में दूसरा केवल रिलेटिव स्पीड देखना है। तो देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये हो गया हाफ इंटू रिड्यूस मास। कितना रिड्यूस मास? कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस m, है ना? इंटू मान लेते हैं कि बेज के रेस्पेक्ट में उसका रिलेटिव स्पीड VR है, तो VR का स्क्वायर। ये क्या हो गया? बेज के रेस्पेक्ट में सिलेंडर का रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। इनिशियल क्या? तो इनिशियल तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है ना, है, क्योंकि दोनों का ही वेलोसिटी जीरो है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हिमांशु गुप्ता है जी क्लास में, रोल 27, लो चला गया फिर से, छोड़ो एडमिट भी नहीं हुआ, है ना? तो रिलेटिव वेलोसिटी जब दोनों का वेलोसिटी जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो गया? जीरो हो गया। दैट इक्वल टू कितना के? तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ, केवल स्मॉल वाला बॉल ना नीचे गिरा है, और कितना हाइट से गिरा है? कैपिटल R माइनस स्मॉल r से, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना? तो माइनस स्मॉल m इंटू G कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये ठीक है। तब देखो तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मिल गया एक ही स्टेप में कि सिलेंडर का बेज के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड कितना है, उसको जाकर इस टर्म को हम लोग उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2 स्मॉल m दोनों साइड से कट जाएगा, ये स्मॉल m और ये स्मॉल m, तो 2 m प्लस m इंटू G R माइनस R डिवाइडेड बाई कितना? कैपिटल है ये, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देते हैं इस साइड से, ये स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट अंदर चला जाएगा ना, पूरा टर्म रूट के अंदर। तो ये तुम्हारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो आ गया सीधा क्या? सिलेंडर का ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी जो है, तो एक्चुअली में ये है स्पीड ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू किसके? बेज। ये वाला टर्म ये हुआ ना, तो तुमको क्या निकालना है? तुमको तो निकालना है बेज का स्पीड निकालना है, यानी कि V1 मुझे निकालना है। तो बताओ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, देखो तो दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1 V1 प्लस V2 हो जाएगा ना? यस सर।
यही होगा ना अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना होगा रिलेटिव वेलोसिटी का? v1 plus v2 ये कौन है? मुस्कान भारती है ना बेटा क्लास में? यस सर। ठीक। तब यानी कि ये जो रिलेटिव स्पीड जो आया है ये मेरा कितना के बराबर होगा? ये तो होगा v1 प्लस v2 के। कितना का होगा? v1 प्लस v2 के। इतना लिखेंगे? है? अच्छा यहां पे लिख देते हैं v1 प्लस v2। और ऊपर बेटा एक रिलेशन तुमको आया बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। जब मोमेंटम हम लोग कंजर्व किए तो मेरे पास रिलेशन क्या आया है बताओ? फिर बाद में मोमेंटम कंजर्व करेंगे। v2 कितना के बराबर है? तो v2 है कैपिटल M v1 डिवाइडेड बाय स्मॉल m, स्मॉल m। है ना? तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। इसको लिख देते हैं v1 प्लस कैपिटल M, v2 का वैल्यू लिखना है ना। तो v2 कितना हो जाएगा? v2 हो जाएगा कैपिटल M v1 डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो अब इधर हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं ये दोनों टर्म को, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ये टर्म हो गया दिस इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m इंटू v1 होंगे। अब हम लोग v1 निकाल लेते हैं देयरफॉर, इसलिए v1 कितना हो गया? अब ये दोनों टर्म को देखो, इन दोनों टर्म को उठा के इधर लेते आएंगे, इधर लाएंगे है ना, और इसको अंदर रूट के अंदर लेते जाएंगे तो कितना ये रिजल्ट हो गया? ये हो गया 2m स्क्वायर g कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कितना? m प्लस m। देखो तो यही आंसर था है? ऊपर में चेक करो। यस सर। सर v1 प्लस v2 से पहले क्या लिखा हुआ है? कौन? ये वाला बेटा है? यस सर, v1 प्लस v2 से पहले। v1 प्लस v2 से पहले ये वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू वेज, सफिक्स में है c फॉर सिलेंडर और w फॉर वेज। यही ना रिलेटिव स्पीड, इसी को ना बोल रहे हैं। वेज के रिस्पेक्ट में सिलेंडर का जो इधर, इसी को vr बोले थे। ये vr जो ऑब्जर्वर इस पे बैठा हुआ उसको केवल दिखाई पड़ेगा वेज रेस्ट में, और ये वेज के रिस्पेक्ट में जिस स्पीड से जा रहा है उसी को रिलेटिव वेलोसिटी। जब ये ग्राउंड पे उतर के आएगा तो क्या देखेगा कि तो पीछे v1 से जा रहा है, तो इसको भी तो v1 देना पड़ेगा। तो v1 देंगे तो क्या हो जाएगा? vr माइनस v1, यही मेरा v2 के बराबर है। इसलिए vr कितना हो गया? vr इक्वल टू हो गया v1 प्लस v2 के। आया समझ में? और ऐसे भी बोल सकते हो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन मूव करा तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा? दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो काइनेमेटिक्स में ये सब पढ़ाया जा चुका है। बोलो आया समझ में? तो नोट करो अल्टरनेटिव मेथड। नोट किया जी रजनीश? आवाज तुम्हारा कट कट के आ रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। हो गया सर। हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखे अब हम लोग। नेक्स्ट ये देखो अगला क्वेश्चन। क्या बोला जी रोहित? रजनीश बेटा तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो है, तुम मत बोलो, कुछ नहीं आवाज पता चल रहा है तुम्हारा। चलो क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट
नोट हो गया सबका? नो नो सर। सर। नहीं करो। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? बाकी सबको तो दिख रहा है, बाकी लोग को दिख रहा है जी क्वेश्चन? यस यस सर। बताओ, तुम मॉनिटर बन के तुम ही सब उल्टा पुल्टा रिपोर्ट देता है। अब दिख रहा था सर, इस समय नहीं दिख रहा। बेटा तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो है। हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक बेटा। देखो क्या दिया क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, वो बेज के टॉप पे अभी रेस्ट में रखा हुआ है। अब बेज भी रेस्ट में शुरू में, बेज भी क्या है, मूव करने के लिए फ्री है, लेफ्ट राइट साइड किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है। और जब तक फ्रिक्शन नहीं बोले, यानी कि कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि ना m1 m2 के बीच में फ्रिक्शन है, ना ही ग्राउंड और बेज के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहा है, किसी भी समय देखेंगे कि अगर फोर्सेज मेरा क्या क्या होगा, तो एक तो ये छोटा वाला बॉल का होगा वेट m1g नीचे जहां पे होगा वहीं से। दूसरा, दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा तो ये इस पे नॉर्मल नीचे की तरफ लगाएगा। ठीक है, साथ में इसका अपना वेट m2g नीचे, और ग्राउंड के कांटेक्ट में है ये बेज ट्रायंगुलर ब्रेस, तो इस पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बाय द ग्राउंड। तो देख रहे हो पिछला प्रॉब्लम में जैसा एफबीडी लगभग उसी तरह का एफबीडी यहाँ पे भी। ई आपस में इन दोनों का इंटरनल नॉर्मल हो गया, और इंटरनल नॉर्मल एक तो जितना पॉजिटिव वर्क करता है, बेज इधर साइड भागेगा इस नॉर्मल की वजह से, क्योंकि एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा, आएगा ना, एक वर्टिकल होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट नॉर्मल है इसको बेज को लेफ्ट साइड ले जाएगा,
है ना। तो ये क्या होगा, बेज लेफ्ट साइड भागने लगेगा, देखो ये इधर साइड ले आ रहा है बेज। अब बॉल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो एक पे जितना नॉर्मल पॉजिटिव वर्क करेगा इस पे उतना ही नेगेटिव वर्क, तो दोनों का सम ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके फ्रेम पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ उसके लिए तो बेज रेस्ट में है, तो ये वाला नॉर्मल वर्क नहीं कर पा रहा है। और ये जो किधर मूव कर रहा है, बेज के रिलेटिव हमेशा उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा नॉर्मल के, इसलिए ये नॉर्मल इस रिलेटिव वेलोसिटी पे वर्क नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब बेज के फ्रेम में दोनों ही एक्शन रिएक्शन फोर्स का वर्क 0, इसलिए टोटल सम ऑफ वर्क 0। तो कहीं से भी टोटल सम ऑफ वर्क 0, चाहे ग्राउंड फ्रेम से भी निकालेंगे तो एक्शन रिएक्शन फोर्स का जो वर्क होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। जो बेस फ्रेम में दोनों का सम ऑफ वर्क 0 आया था, ग्राउंड में भी उतना ही होगा 0। तो केवल वर्क कौन कर रहा है, केवल ये वाला M1G वर्क कर रहा है, ये दोनों तो वर्क ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बेज मूव कर रहा है लेफ्ट साइड है, ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर, एक वर्टिकली नीचे है, एक वर्टिकली ऊपर। तो यानी कि यहाँ पे भी केवल M1G ही वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी मेरा एक तो एनर्जी कंजर्व होगा, दूसरी बात ये तीनों जो एक्सटर्नल फोर्स है, कौन कौन, M1G, M2G और NG, ये तीनों एक्सटर्नल फोर्सेस जो वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये दोनों तो इंटरनल फोर्स हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन वहां पे देखो बेटा, डायरेक्शन मेरा क्लियर था कि ये भी बॉटम पे है तो भाग रहा है राइट साइड और ये भाग रहा है लेफ्ट साइड, तो डायरेक्शन क्लियर था, तो इसीलिए हम बेज के रिलेटिव कोई वेलोसिटी नहीं लिए, हम ग्राउंड से ही दोनों का डायरेक्शन पता था, इसलिए दोनों का वेलोसिटी V1 और V2 ग्राउंड फ्रेम से लेंगे। लेकिन अब इस प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस बॉल का जब बॉटम पे पहुंचा तो किधर साइड इसका डायरेक्शन होगा, ये किधर मूव कर रहा होगा। बेस का तो डायरेक्शन क्लियर है, इसका डायरेक्शन है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, है ना। तो इसका हम वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी कितना मान लिया, V2। लेकिन ये बताओ कि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड है बेटा। ये तो हमेशा बेज के रेस्पेक्ट में अलोंग द सरफेस ऐसे गिरेगा ना, टेंजेंट के सरफेस के पैरेलल, बेटा सरफेस के पैरेलल, तो ये तो इसके रेस्पेक्ट में होगा। यस यस सर, अथियल पार्सल इसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थोड़ी होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जब ऑब्जर्वर उतर के ग्राउंड पे आएगा तो इसका एक वेलोसिटी इधर V2 है, तो इसको भी एक वेलोसिटी V2 देना पड़ेगा, है समझ में। यस तो इसके पास इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट है, और इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेगा तो इसका वेलोसिटी इधर कहीं पे है, ये ऐसे लाइन फॉलो करते हुए आ रहा है। देखो शुरू में ये वाला बॉल यहाँ पे था ना सामने, तो ये ऐसे लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है, ये आया समझ में। यस सर, है पहले भी तो लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि इसका पाथ कैसा होगा। तो देखो एक तो सबसे पहले इसका एक रिलेटिव वेलोसिटी होगा जो कि बेज के सरफेस के पैरेलल होगा, इधर साइड कहीं पे। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक और इसके पास वेलोसिटी होगा, जो बेस का जितना वेलोसिटी है उतना एक और इसको वेलोसिटी देना पड़ेगा V2। इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड से दिखाई पड़ेगा। ग्राउंड से क्या दिखेगा, एक तो इसके पास ये VR क्या हो गया, VR हो गया रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बेज, और प्लस जो बेज का एक वेलोसिटी V2 है वो भी इसके पास होगा V2। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हो जाएगा इन दोनों के बीच में कहीं पे हो जाएगा, ठीक है ना, इधर कहीं पे हो जाएगा इन दोनों के बीच में।
इधर होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। आया समझ में? यस तो सर। देखो यहाँ पे, तब इन दोनों वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है? तो आमने सामने अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना। तो ये भी एंगल ये Yes, कितना sir. हो गया? ये हो गया थीटा। तो बताओ दोनों के बीच, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? V2 और VR के बीच में 180 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, बिल्कुल सही। यानी कि पाई माइनस थीटा, रेडियन में बोली तो। कोई प्रॉब्लम नहीं? सर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो सबसे पहले तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नहीं, पहले क्या निकालना है? पहले हाँ जी बोलो। सर मेरा स्किन ब्लैक हो गया है सर, बैक करके दोबारा ज्वाइन करे सर, ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, कुछ भी नाम और रोल नंबर रहना चाहिए। यस सर। देखो यहाँ पे, द डिस्टेंस मूव बाय द बेज टिल द मास m1 टचेस द फ्लोर। जब मास m1 फ्लोर को टच करेगा तो तब तक ये डिस्टेंस कितना मूव कर जाएगा? तो ई बताओ, शुरू में क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? बोलो। यस सर। नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि VCM हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी है? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, VCM भी 0 है। तो VCM और ACM 0 है, तो तुम लोग को एक रिलेशन बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मुझे निकालना है सेकंड बॉडी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसे क्या लिखेंगे? सर VR का कंपोनेंट लगेगा ना सर? VR का VR का कंपोनेंट लगेगा ना सर हॉरिजॉन्टल में? अरे बेटा शुरू में क्या है? शुरू में बोलना। शुरू में 0 है सर। शुरू में 0 है। ACM और VCM 0 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑलवेज नेट वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा, है ना। जब ACM 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी भी 0 है, तो कभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी बदलेगा नहीं। तो बेटा इसका जो कंपोनेंट जो तुम बोल रहा है कि VR का, इधर VR cos थीटा एक हॉरिजॉन्टल आएगा, है, तो इसीलिए तो इसके पास V2 आ गया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो दोनों एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और काटना चाहिए, नहीं काटेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाए। कैसे लिखोगे? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करोगे ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा एक दूसरे का इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो कट जाना चाहिए। उसी को तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरा कंजर्व 0 ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहना भी चाहिए। तो देखो, एक तो तुम लोग को रिलेशन पढ़ाए थे कि अगर सेकंड बॉडी का तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस m1 इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल लिख रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मेरा शिफ्ट हो सकता है, तो ये फार्मूला नहीं यूज होगा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए यूज होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का सम 0 है, है ना। आज शुरू में VCM भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, इसलिए डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे? m1 प्लस m2, इतना होगा। सर वेटिंग रूम में ले लीजिए। अच्छा, वेटिंग रूम में कौन कौन है? चला गया स्क्रीन पर से जी, दोनों निकल क्या गया वेटिंग रूम से। अभिषेक तिवारी और वैभव आर्यन राज दोनों है। यस सर, दोनों है। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो तब तो माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बताओ 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो लड़का इस पे बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी बेच के रेस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब जो ऑब्जर्वर बेच पे बैठा हुआ उसके रेस्पेक्ट में। बताओ, तो ये बॉल तो यहां से यहां ना आ गया जी, है? यस सर। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इसको दो कंपोनेंट में दो रहे। तो जब ये ऐसे गिरा तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया हाइट h, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यही क्या कराएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 रिलेटिव टू 2,
कहलाएगा ना ये? यस सर। हाँ, और ये कितना के sir. बराबर होगा? बताओ ये कितना के बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक? सर मॉनिटर वेटिंग रूम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, ये देखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये बेस हो जाएगा एच कॉट थीटा, इतना के बराबर होगा राइट एंगल ट्रायंगल से? Yes, sir. यस सर होगा। ठीक है। सर ये फिर से दूसरा बता क्या है? दीजिए tan displacement थीटा, वाला। अरे फिर से बता दीजिए। वेटिंग रूम में है सर। देखो tan थीटा क्या लिख सकता है? कौन वेटिंग रूम में है? ले तो लिए हैं, सर मॉनिटर तो x वो वन एडमिट कर चुके हैं उसको। ये तो रजनीश आगे आ गया है, आ गया जी रजनीश। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे सर हाँ सर तो इसको तुम क्या लिखेगा बेटा? tan थीटा जो देखो राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर साइड है एच, अब बेस मुझे यही निकालना एच डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रिलेटिव टू टू, यही ना इसको हम लोग लिख रहे हैं। हैं? सर ये वो इधर ये साइड आ पूछेंगे ना जाएगा सर तो ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रिलेटिव टू टू एच बाई tan थीटा, इसी को ना एच कॉट थीटा लिख दिया। यस सर। आ गया? सर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन ये वन है ना रिलेटिव टू टू, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है एच कॉट थीटा, और ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है, तो पूरा टर्म मेरा नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि बेस किधर साइड डिस्प्लेस होगा? लेफ्ट साइड। Left side. हाँ, तो फाइनल आंसर ऐसे दे देंगे, बेस का डिस्प्लेसमेंट हो गया m1h, जब बॉल जिस समय नीचे पहुंचेगा तब तक बेस m1h1 cot थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और एरो बता रहा है कि किस साइड डिस्प्लेस हुआ, वो किस साइड डिस्प्लेस हो गया? Left side. लेफ्ट साइड। बताओ यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? No, sir. तो उतारो जल्दी लिखो, तो फिर दूसरा पार्ट का सॉल्यूशन बताते हैं। सर वो समझान दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बेटा वीडियो देख लेना ना बाद में, ऐसे करोगे सब बार बार डिस्कनेक्ट होगा आएगा तो बताओ 2 घंटा का क्लास में हम आधा घंटा भी नहीं पढ़ा पाएंगे। समझ गया ना? छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। आप बाद में वीडियो फिर से डाउनलोड करके देख लेना, उसमें ये सब प्रॉब्लम थोड़ी आएगा। यस सर। हाँ, आखिर क्यों रिकॉर्डिंग भेजा जाता है कि देखो मोबाइल के डेटा से कितना कनेक्ट होगा ना, तो मोबाइल का डेटा स्टैटिक नहीं होता है, वो बार बार आते जाते रहता है। मोबाइल से जब भी ऑनलाइन क्लास करोगे प्रॉब्लम आएगा। हाँ, जो ब्रॉडबैंड से क्लास करेगा उसको बहुत कम प्रॉब्लम, ना के बराबर आएगा। सर हाँ जी, ऊपर आंसर में सर m2h cot थीटा लिखा हुआ है सर। ऊपर में आंसर देखो तो एक क्या लिखा गया है? m2h m1 cot पार्टिकल का मास है ना, किसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव बाय द बेस टिल द मास m1 टचेस द फ्लोर। नहीं बेटा वो गलत है आंसर, ठीक है ना, वो बाय मिस्टेक लिखा गया। Yes, sir. M1 होगा। m1 होगा। करेक्शन कर देते हैं। अब m1 है हो गया। यस सर हो गया। यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर। यस सर हो गया। हो गया। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. देख बेटा, यस सर। अब क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगुलर वेज व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द बॉटम, जब ये बॉटम पे ये पहुंच जाएगा तो v2 निकालना है, ट्रायंगुलर वेज का वेलोसिटी, है ना? तो देखो जो ऊपर किए थे क्वेश्चन में वही काम यहाँ करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है? 0 है। तो पहले हम लोग लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ
linear momentum in horizontal direction for ball and बेज सिस्टम, है ना। क्या है, शुरू में तो दोनों रेस्ट में है, बॉल भी और बेज भी, तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, 0। फाइनली मेरा कितना हो गया, तो देखो बॉल के पास 2 गो वेलोसिटी हो जाएगा। इसका बताओ इधर साइड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, VR cos थीटा। आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट होगा नीचे, कितना होगा, sin। तो मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम लिखना है, इस वर्टिकल मोमेंटम से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कितना हो गया, VR cos थीटा माइनस V2, क्योंकि राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना। राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है तो VR cos थीटा पॉजिटिव और V2 नेगेटिव। तो क्या लिखेगा, तो उसका मास M2 है, सॉरी M1 है ना, छोटा वाला का। यस सर। उसका मास M1 है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका मेरा कितना है, VR cos थीटा cos थीटा और माइनस V2 है। ग्राउंड फ्रेम से इतना। अब और किसा लिखेंगे, बेस का बताओ, तो बेस का कितना हो गया, तो बेस का तो लेफ्ट साइड है, तो इसको कितना लिखेंगे, माइनस M2 V2 होगा। तो इसलिए कितना हो गया, रिलेशन मेरे पास आ गया, देखो यहां पर से माइनस M1 V2 और यहां से माइनस M2 V2, दोनों इधर साइड आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे M1 प्लस M2 इंटू V2 इज इक्वल टू M1 VR cos थीटा, एक इक्वेशन। दूसरा क्या करेंगे बेटा, बोलो। एनर्जी कंजर्व कर देंगे सर। एनर्जी कंजर्व करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, डेसिपेटिव नेचर का फोर्स। बाकी नॉर्मल एक्शन रिएक्शन का वर्क 0 हो जाता है आपस में इन दोनों का। और ये ग्राउंड का नॉर्मल और M2G वर्क कर नहीं रहा, क्योंकि बेज भाग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स वर्टिकल है। तो क्या M1G वर्क कर रहा है, इसलिए एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, है ना। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। गजबा, मारेंगे बदन फाड़ देंगे रे पूरा तुम्हारा। एनर्जी क्या डायरेक्शन होता है, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है। हाँ स्केलर क्वांटिटी है सर, गलती हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एनर्जी कंजर्व करेगा, है ना बेटा। मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व करते समय डायरेक्शन लिखना होता है। एनर्जी कंजर्व करते समय आज तक वर्क एनर्जी पावर में देखा था डायरेक्शन लिखे थे, नहीं। चल, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी is equal to minus change of potential माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, potential energy। है ना। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी तुम क्या लिखेगा, तो हाफ, है ना। और देखो हम रिड्यूस मास वाला फॉर्मूला इसमें नहीं यूज करने जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन एक के लाइन पे होता है तो उसको यूज करते हैं, है ना। जब दोनों सबका वेलोसिटी एक ही लाइन पे हो तो डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, दोनों सबका अलग अलग एनर्जी लिख देते हैं। तो बताओ बेज का कितना है, मास है M2, उसका स्पीड है V2, तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ M2 V2 स्क्वायर फाइनल है। अब किसका लिखोगे, अब हम लोग लिखेंगे M1 का, तो M1 का हाफ मास है M1
और इसके पास क्या इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना होगा। बताओ, दो वेक्टर है एक दूसरे से पाई माइनस थीटा एंगल पे, कितना उसका रिजल्टेंट लिखेगा। रूट अंडर ए का प्लस बी का प्लस 2ab cos थीटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। हाँ? यस सर। यस और सर। फिर उसका यहाँ पे तो स्पीड का स्क्वायर करना है, तो रूट हट जाएगा ना। बोलो। यस सर। यस सर, हट जाएगा। हट जाएगा, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, रूट हटा दिए v2 स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर और माइनस 2 कितना v2 vr cos थीटा। एक्चुअली ये क्या था, 180 माइनस थीटा था और cos 180 माइनस थीटा था, तो इसलिए क्या किए उसको माइनस Minus cos cos थीटा, देखो minus आगे cos में थीटा। माइनस लिख दिया है ना। हाँ? समझ गया ना। यस सर। इज इक्वल टू कितना चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ, बेस तो उसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे केवल लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इसका सेंटर तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। केवल ये वाला बॉल यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हाइट से नीचे गिर गया, h हाइट। यस सर। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया जी, माइनस m2g है ना। अब मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, v1 और vr अननोन है। vr को इलिमिनेट कर देंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, तो ऑन सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा, v2 का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ जाएगा v2, 2m1 स्क्वायर gh cos थीटा स्क्वायर, 2m1 स्क्वायर gh cos थीटा का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 साइन थीटा का स्क्वायर। m1 प्लस m2 और दूसरा टर्म कितना था, m2 प्लस m1 साइन थीटा स्क्वायर, ये था ना। अब पूरा टर्म रूट के अंदर, वो तो यही था, 2m1 स्क्वायर mgh cos थीटा स्क्वायर m2 प्लस m1 साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को। तो बेटा इसको नोट करो, है ना। पहला वाला पार्ट तो नोट कर लिया, दूसरा वाला पार्ट कर लिए सर। कर लिया। वाह, चलो हो जी, गया बाकी सब सर। लोग करो तो नोट। हो नो गया सर, रुक सर, हो जाइए। गया। सर हाँ, रिड्यूस देखो मास बेटा। क्यों नहीं यूज किए सर, Yes, क्या sir. बताए थे क्या बेटा, सर, रिड्यूस मास नहीं यूज करने का क्या बताए थे सर। बेटा वहां पे रिड्यूस मास वाला फॉर्मूला यूज करते जब सबका वेलोसिटी एक ही लाइन पे है ना। नहीं तो अलग अलग लाइन पे यूज कर सकते हो, वो बाई के लॉन्ग अलग लिखना पड़ेगा और एक्स के लॉन्ग अलग लिखना पड़ेगा, समझा। और सब यूज कर सकते हो, यस काइनेटिक एनर्जी बाई के लॉन्ग अलग लिख दोगे, एक्स के लॉन्ग अलग लिख दोगे, तो ज्यादा अच्छा कि हम यहीं से लिख दिए डायरेक्ट। बताओ कोई प्रॉब्लम। नो सर। नहीं, तो उतार दो बेटा जल्दी सा। हो गया। हो गया। सबको उतारने दो, सब उतार दिया बेटा। यस हैं? सर। यस सर। यस आगे सर। बढ़े। यस सर। यस ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करो, ये वाला।
टैप का चार्जर। सर क्वेश्चन में सर 30 डिग्री लिखा हुआ है सर, फिगर में 60 डिग्री है। तो गलती क्या हो गया जी? हाँ? अच्छा उतार लो, जो क्वेश्चन में भी लिखा उतार दो, बाद में सही कर दो। उतार लो, जो लिखा उतारो, ठीक ना? लिख लिया बेटा सब कोई क्वेश्चन? नो सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। हाँ ठीक है बेटा। नो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? A block is projected along inclined plane of base with speed u. u स्पीड से, ये बेज है एक ट्रायंगुलर बेज जिसका कि इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। बोलता फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक एट एन इंस्टेंट व्हेन इट मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो बोल रहा कि ब्लॉक कितना हाइट अटेंड किया जिसमें ब्लॉक दिखाई पड़ रहा होगा कि ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री 30 बना रहा डिग्री। है। हाँ 30 डिग्री पे जाते हुए दिख रहा हो। ऐसा क्यों बोला है कि 30 डिग्री पे? और बेस की तो बेस के सरफेस के अलॉन्ग ना मूव करेगा तो 60 ना होना यस चाहिए, सर, तो है ना जी? देखो क्यों बोला है वेट बेटा, मूव हम करेगा बताते ना। हैं। ये बेस पे जो ऑब्जर्वर ग्राउंड खड़ा के होगा, रेस्पेक्ट में वेट थोड़ा मूव करेगा। सुनो ना, बेस पे जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसको ना हमेशा दिखाई पड़ेगा कि बेज रुका हुआ और ये क्या होगा, और ये तो बेज के सरफेस के अलॉन्ग केवल मूव करेगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जहां पे भी। ठीक है, आ रहा है समझ में? लेकिन यस सर। ग्राउंड पे जो आदमी, जब ये ग्राउंड पे आएगा तब क्या दिख रहा होगा? तब तक बेज का भी तो कुछ आगे वेलोसिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा और ये इस पे नॉर्मल नीचे लगाएगा। पीछे तो लगाएगा। नॉर्मल नीचे लगाया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर साइड होगा नॉर्मल का, यस सर। है? तो जिसकी वजह से बेस किधर भागने लगेगा, जैसे जैसे ऊपर राइज कर रहा है तो ये इधर साइड भाग रहा है ना? तो ग्राउंड फ्रेम में क्या दिखाई पड़ेगा कि इसके पास एक तो बेस के सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी है बेस के रेस्पेक्ट में, v रिलेटिव, है ना? ये जो इसको दिख रहा है, और जब ये ग्राउंड पे आएगा तो देखेगा कि बेस का तो वेलोसिटी आगे v है, इसका मतलब इसके पास भी एक और वेलोसिटी इधर क्या है, v है।
तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इधर कहीं पे आ जाएगा, समझा? तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ और एंगल दिखेगा। और शुरू में क्या, शुरू में बेस के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो भी 0 है शुरू में। यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे बॉटम पे जो भी वेलोसिटी इसके अलॉन्ग है, तो इसलिए शुरू में इसका वेलोसिटी ग्राउंड से भी 60 डिग्री दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला भी बढ़ रहा है, बेस का वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन भी रिलेटिव क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये भी रिलेटिव क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा? घटेगा। घटेगा। तो भी रिलेटिव छोटा होता जाएगा। देखो तो एक वेक्टर है, मतलब एक बॉडी का वेलोसिटी दो वेक्टर का, दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। एक इधर साइड है वेलोसिटी वी आर और एक इधर है भी, समझा ना? अभी बताओ, ई वाला छोटा होता जाएगा, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर मिलेगा, इधर कहीं पे होगा ना, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा ना जी, ये वाला लाइन। अब देखो ई वाला छोटा होता है, अब रेड कलर से दिखा रहा है, ई वाला छोटा होता जा रहा है वी आर, अब वी आर इतना रह गया और ये बड़ा होते जा रहा है, ये बड़ा होते जा रहा है ना, सॉरी इधर वी आर लिखा गया, ये केवल भी है। अब भी क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो अब बताओ, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, इधर आ जाएगा ना। इसका मतलब जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से घटता जाएगा। क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाले को दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल से उतना ही कम एंगल है जितना जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जबकि जो बेज में आदमी खड़ा है उसको तो हमेशा दिखाई पड़ेगा कि ये बेज के सरफेस ऑलवेज उसको 60 डिग्री दिखाई पड़ेगा। पैरेलल जा रहा है, यस सर, पैरेलल दिखेगा। आया समझ में कि क्वेश्चन Yes, में sir. लिखा हुआ जो गलत नहीं है वो भी Yes, सही है, इसीलिए एंगल भी घट। ठीक है ना? और देखो Yes, कि sir. मिनिमम एंगल कितना हो जाएगा, 0। किस समय 0? इससे ऊपर टॉप। जब ये जाते जाते जब टाइम velocity आएगा zero कि हो जाएगा। इसका बेज के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। VR 0 हो जाएगा सर जब। हाँ वी आर 0 हो जाएगा। बेस के रेस्पेक्ट में जब वी आर 0 हो जाएगा तो और ऊपर राइज करना ये बंद कर देगा ना। तो वहाँ पे यस सर। यस सर, वहाँ पे हाँ? बन जाएगी। तो वहां पे बताओ इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी हो गया है 0। क्या हो गया है? वी आर हो गया है 0। और तब तक ये इसका वेलोसिटी कुछ हो गया है, ठीक है ना, भी जो भी बाद में V2 से बोले, इसको चलो V2 बोल देते हैं। तो अब यहाँ से उतर के ऑब्जर्वर जब ग्राउंड पे आएगा तो देख रहा है कि बेज का वेलोसिटी V2 है, तो इसको भी तो V2 दोगे। तो इसके पास भी केवल क्या वेलोसिटी है, अब दोनों के पास वेलोसिटी V2 है। कब? जब बेज के रिलेटिव ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी ये बेज के रेस्पेक्ट में और ऊपर अब नहीं जा सकता है, तो क्योंकि वेज के बेज के साथ रेस्पेक्ट आगे में 0 बढ़ेगा हो गया। उतना ही height तो बेज पे। के रेस्पेक्ट में 0 हो गया तो अब बेज के रेस्पेक्ट में ऊपर नहीं राइज कर सकता है, अब यहाँ से गिरना चालू होगा ये, है ना। यही मैक्सिमम हाइट तक जाएगा बेज पे, फिर उसके बाद गिरना ये चालू होगा। आया समझ में? तो उस समय क्या हो गया, जब बेज के रेस्पेक्ट में 0 वेलोसिटी, तो ये ग्राउंड पे आया, तो इसका मतलब इसको V2 दे रहे हैं, तो इसको भी तो V2 देंगे। तो दोनों का वेलोसिटी क्या है उस समय ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम है ना? बोलो। यस सर। यानी कि जिस समय ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, यानी कि इसके बेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में होगा, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये दिखाई पड़ेगा कि उस समय दोनों का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, सेम डायरेक्शन में, सेम है, दोनों का वेलोसिटी कितना है, V2। ये चीज दिखेगा। तो तुमको यही तो निकालना, फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक एट द इंस्टेंट, नहीं जिस समय 30 डिग्री, यानी कि यहाँ कहीं पे जब पहले था यहाँ पे 30 बन रहा है, उस समय बताना कि हाइट कितना अटेंड करेगा। चलो मैक्सिमम हाइट भी निकालेंगे, इसमें क्वेश्चन और ऐड कर देंगे कि मैक्सिमम हाइट बताओ कि कितना राइज करेगा, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। क्या कोई दिक्कत होगा? नहीं ना। देखो तो यहाँ
देखो अरे ब्लॉक कहाँ पे आ गया है, इधर कहीं पे है। ठीक है, अब बेज के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि मेरा कितना है, भी या वी आर लिख दे, जो नहीं लिखा है। ये क्या हो गया, वी आर, मतलब जो ऑब्जर्वर बेस फ्रेम पे उसको दिखाई पड़ेगा कि ब्लॉक ऊपर इस मोमेंट पे ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है, वी आर है रिलेटिव टू बेज। जब यही ऑब्जर्वर ग्राउंड पे आएगा तो उस समय देखा क्या कि इसका वेलोसिटी तो इधर है भी, दो इसका वेलोसिटी मतलब इसको भी एगो देना पड़ेगा उतना ही वेलोसिटी, कितना भी देना पड़ेगा ना, है बताओ। यस सर देना पड़ेगा। तब अब बोल क्या रहा, ये तो एंगल 60 डिग्री है टोटल, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बोलो। वहां पे सर वहां पे 60 डिग्री थोड़ी 60 डिग्री है वी आर और वी के बीच में, लेकिन इसके पास बोल ये रहा है कि इस मोमेंट पे जो नेट वेलोसिटी है वो ग्राउंड से बोलेगा कि ब्लॉक है, तो वो रिजल्टेंट का ना डायरेक्शन बताएगा। यस तो बताओ दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है इसके बीच में है, ऐसा कब होता है, एग्जैक्टली बीच में होता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट, जब दोनों का मैग्नीट्यूड जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता सेम है, हो इसका सकता है। मतलब वी आर और वी दोनों क्या है, इक्वल है Equal है इस सर। मोमेंट पे। शुरू में ये कितना था, वी आर था यू, और ये भी कितना था, 0 था ना, और जैसे जैसे Yes, ऊपर sir. जा रहा है ये यू से घटते हुए वी आर हो गया, ये 0 से बढ़ते हुए वी हो गया। और जिस समय 30 डिग्री एंगल ग्राउंड से बना रहा है उस समय यानी कि वी आर और वी दोनों का स्पीड बराबर हो चुका है, ये दोनों बराबर हो गया है। हाँ, तो ई क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो वेलोसिटी इन दोनों का है, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों का ये बीच में है ना जी, यस सर, ये बाइसेक्टर क्या हुआ, दोनों का रिजल्टेंट Bisector है। वी आर, ये कितना है, ये 30 डिग्री पे है, ये दोनों बराबर होगा तभी, है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, हियर वी आर इज इक्वल टू वी के होगा। तो इसलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर, दोनों का रिजल्टेंट को भी कैपिटल में आर से लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा बताओ। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो उसका बीच वाला जो रिजल्टेंट जो बाइसेक्टर का लॉन्ग कितना लिखते हैं, 2v cos Cos theta by 2. 2v cos थीटा बाई 2, तो 60 डिग्री है ना दोनों के बीच का एंगल, यानी कि cos 30, और cos 30 कितना होता है, √3 by 2. √3/2, तो ये कितना हो गया, √3v, तो रिजल्टेंट स्पीड हॉरिजॉन्टल से हो गया √3v के बराबर। अब बताओ थ्रू आउट मोशन क्या क्या फोर्सेज है, तो इसका वेट mg mg स्मॉल नीचे, mg नीचे, नॉर्मल बाय द वेज, नॉर्मल उसका बाय द बेस परपेंडिकुलर टू द रिएक्शन नॉर्मल, सर्कल। उसी तरह से एक रिएक्शन नॉर्मल एक रिएक्शन नॉर्मल होगा, ये n नीचे के तरफ, ठीक है, कैपिटल mg वेज का कैपिटल mg नीचे, नॉर्मल नीचे, ग्राउंड का ऊपर, ग्राउंड का नॉर्मल भी ऊपर। तो सेम उसी तरह का बॉडी बन रहा है, इसमें 3 फोर्सेस कौन कौन, ग्राउंड का नॉर्मल, कैपिटल mg स्मॉल mg, ये तीनों एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये दोनों इंटरनल फोर्स है, दोनों का नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो हॉरिजॉन्टल एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम को मोमेंटम कंजर्व को करेंगे, कंजर्व कर लेंगे। कंजर्व करेंगे। तो लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ
linear momentum in horizontal direction for बेज एंड ब्लॉक। तो देखो तो बेटा क्या हो गया, शुरू में बेज का तो वेलोसिटी 0 है, उसका मोमेंटम 0, लेकिन ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है, u है MU सर। यू तो इसका mu मोमेंटम हो गया इस लाइन पे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मोमेंटम हो जाएगा, mu cos 60 थीटा 60 डिग्री है ना। तो इसे कितना लिखेंगे, mu cos 60। टोटल दोनों का मोमेंटम लिख दिए इनिशियल। अब फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। फाइनल बेस का मोमेंटम कितना, तो कैपिटल M इंटू V, है ना, केवल राइट साइड ना इसके पास वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसका कितना, इसका तो रिजल्टेंट स्पीड निकाल चुके कि VR है, तो इसका टोटल मोमेंटम कितना हो गया, M इंटू VR, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, है ना। तो ये भी तो हमको किधर लिखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना लिखना होगा। तो कितना लिखोगे, प्लस M VR cos 3 30 V, है ना, कितना लिखेंगे, cos 30। तो ये हो गया M इंटू U बाई 2, इधर हो गया M। अब देखो ये cos 30 कितना, √3/2 ना, है? तो MV प्लस 3 MV/2 इतना। देखो इसको एक और तरीके से लाया जा सकता है, दूसरा मेथड क्या हो गया, इसके पास दो वेलोसिटी था, एक VR था और एक, कोई कुछ नहीं बोलता, दूसरा एक V है, तो E तो हॉरिजॉन्टल है ही, तो इसको तो MV लिखेंगे ही। अब VR कितना के बराबर है, VR V के बराबर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल, हाँ, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मोमेंटम लिखोगे, MV cos 60। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक दूसरा तरीका में, तो ये लिख सकते हैं MV इस वेलोसिटी की वजह से, और ये भी तो मेरा V है, हाँ? तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो गया, प्लस MV cos 60, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में cos कंपोनेंट आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 MV/2 इतना होगा। देखो वही चीज ना आया यहाँ पे, यस सर। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देखो ठीक, तो यहां से मुझे रिलेशन आ गया U और V के बीच में, दोनों तरफ 2 LCM हो गया, तो ये हो गया M इंटू U, और ये हो गया 2M प्लस ऑफ 3M इंटू V। ये हुआ पहला इक्वेशन। और दूसरा आप क्या करेंगे बेटा, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल का टोटल वर्क 0 है, कैपिटल MG वर्क कर नहीं रहा है, ग्राउंड का नॉर्मल वर्क कर नहीं रहा है, केवल वर्क कौन कर रहा है, स्मॉल mg, तो इसलिए एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो अगला लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी को कंजर्व कर ले, कितना आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, बोलो क्या हुआ जी, रिकॉर्डिंग नहीं ना गया, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना, कौन है जी, ऋषिराज, ऋषिराज 102 है, यस है सर। सर, ऋषुराज है। ठीक,
देखो तब यहाँ पे तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बताओ शुरू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? इज माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, इतना लिखेंगे ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है? तो हाफ कैपिटल एम इंटू भी बेच का ब्लॉक, सॉरी फाइनल है, और ब्लॉक का कितना? हाफ स्मॉल एम। तो बताओ उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ऊपर कैलकुलेट कर लिए थे ना, वी आर का वैल्यू कितना आया था? √3 भी। √3 भी, तो इसे लिख देंगे √3 भी का स्क्वायर। ई मेरा हो गया हाँ, ई मेरा हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियली बताओ बेस तो है रेस्ट में, ब्लॉक केवल मूव कर रहा है, कितना ब्लॉक का स्पीड है? हाफ एम इंटू यू स्क्वायर। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना। ये की नहीं कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे तो वो कॉस कंपोनेंट लिख जाए। इज इक्वल टू कितना? माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक अभी ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर है? एच हाइट ऊपर चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ ना गया? बढ़ जाएगा। कितना? एम जी एच से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो मुझे क्या निकल जाएगा? एच निकल जाएगा। एच निकालना था ना। दो अननोन है, कौन कौन अननोन है? एक है भी अननोन और दूसरा कौन अननोन है? एच। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते तो कितना हो गया? एच का वैल्यू आ गया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और कितना? 1 माइनस m इंटू 3m प्लस m अपॉन 2m प्लस 3m का होल स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। नोट करो। हो गया सर। नहीं सर, रुक जाइए। हाँ बेटा लिखो। जिसके पास घर में अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे देखा करो, लैपटॉप पे बहुत अच्छा और बड़ा स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। सर बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट से नेट ले लेता है सर कौन? लैपटॉप में। कौन बोला? लैपटॉप में अलग डेटा ले लेगा, इसमें अलग ले लेगा, कि दोनों में सेम डेटा यूज होगा? नहीं सर, हॉटस्पॉट नहीं सर, बहुत ज्यादा नेट लेता है। ज्यादा नेट वाईफाई सिस्टम नहीं है सर। लैपटॉप में सर ज्यादा नेट खाता है। वाईफाई सिस्टम नहीं लगवा है। दीजिए सर। 100 या 200 MB ज्यादा खाता है सर। अच्छा चलो लिखो। तब नेताजी लिख लिए?
विधायक सर, नेता नहीं ना। वही हुआ ना जी। यस सर, यस सर, लिख लिए सर। विधायक। डीपी में फोटो भी ऐसा ही लगाया, पैर पे एकदम हाथ एकदम चढ़ा के रखे हुए हैं। विधायक वाला स्टाइल है ना। अरवल के विधायक हैं। वार्ड में जीतेंगे कि ना सके है। और क्वेश्चन कराइएगा सर। 5 बज गया सर। इसी में बेटा मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, ये यही कैलकुलेट कर लो, इसके बाद छुट्टी दे देता है। यस सर। बाकी अगले क्लास में देखा जाएगा। बताओ कैसे निकालोगे मैक्सिमम हाइट कितना ये थी अटेंड करेगा। तो मैक्सिमम हाइट के समय क्या देखे थे, बेस के भी रेस्पेक्ट जीरो में हो इसका जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। हॉरिजॉन्टल से जीरो हो जाएगा सर। और तो ग्राउंड रिलेटिव से वेलोसिटी जीरो हो जाएगा जब वो ग्राउंड पे, हो जाएगा। जब ग्राउंड पे ऑब्जर्वर को उतारेंगे तो जो बेस का वेलोसिटी होगा वही उसका वेलोसिटी होगा। यस सर, यहाँ तक नोट कर लिया सब कोई। यस सर। यस सर, हो गया है। यस सर। ठीक है बेटा। तो देखो अब इसी को हम लोग दिखाते हैं कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा मैक्सिमम हाइट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि बेस के टॉप पे चला जाएगा। अगर इसके पास कम वेलोसिटी रहेगा तो बेस के टॉप पे पहुंचने के पहले रुक जाएगा। अगर ज्यादा वेलोसिटी रहेगा तो हो सकता है बेस के टॉप पे पहुंच जाए और इसका वेलोसिटी फिर भी जीरो नहीं हुआ है। ठीक है ना। हाँ उड़ दिलीप जी जाएगा। बोलिए। बस 5 मिनट में लोग का क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए ठीक है तो उसका 12th वाला का स्टार्ट कर देंगे। हाँ ठीक है। तो देखो ये मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पे पहुंचा, इसके पास बेस की रिलेटिव वेलोसिटी इसका जीरो हो गया। वी कितना हो गया, जीरो। तो ऑब्जर्वर को जब बेस से उतार के ग्राउंड पे लाएंगे, मान लेते उस समय इसका वेलोसिटी को हम देख रहे हैं कि ये v2 है, तो इसका भी यानी कि इसको भी एक वेलोसिटी v2 देना पड़ेगा इधर साइड, है ना। इसका मतलब अब ब्लॉक का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल, इसका वेलोसिटी क्या हो चुका है, ग्राउंड से कितना एंगल पे है, 0 डिग्री पे। दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो वही चीज मोमेंटम को कंजर्व करेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या क्या है, तो बेस का तो 0 है, हाँ ब्लॉक का कितना है, mu cos 60 डिग्री, यही ना था शुरू में। और फाइनली में कितना, दोनों का अब वेलोसिटी किधर है, राइट साइड है। तो बेस का हो गया mv2 और ब्लॉक का भी हो गया मेरा कितना, स्मॉल m into v2। तब यानी कि यहां से v2 मुझे मिल गया। v2 कितना हो गया, m u डिवाइडेड बाई 2 m प्लस है। ये हुआ पहला इक्वेशन। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कंजर्व करने से मुझे क्या मिल जाएगा, तो
change of kinetic energy is equal to minus of change in potential energy. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया है? तो दोनों का स्पीड सेम है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? हाफ दोनों का सम ऑफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। बताओ इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का भी स्पीड क्या हो गया? फाइनली सेम हो गया है। इनिशियल क्या है? तो इनिशियल तो बेज का है 0 और ब्लॉक का कितना है? हाफ m इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ब्लॉक अप मान लेते हैं यहां से कितना हाइट ऊपर है? कैपिटल एच, यही है मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच। तो हम लोग कितना लिखेंगे? राइज किया है तो प्लस एम जी इंटू कैपिटल एच। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लेंगे। यहां से V2 का वैल्यू लाके पुट कर देंगे इसमें, ठीक है? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। यस सर। चलो तो ठीक है, आज के लिए कितना है? तुम लोग का इतना ही। इसे नोट कर लो पहले बेटा। नोट कर लिए सर। हो गया सर। हो गया। हो गया। हो गया सर। हो गया सर। यस सर। हो गया सर। सर साउंड नहीं आ रहा है। दीजिए। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड नहीं आ रहा है सर। सर मीटिंग लीव करें अब? सर हो गया। सर कुछ बोलिए। सर लीव कर गए। सर रहेंगे तब तो बोलेंगे। कहो यस मीटिंग एंड करो आप।